4 मई क्वेश्चन आंसर्स ऑन करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है अपने पास, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? किसान सभा है नाम। देखिए 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह संभव है क्योंकि यह एप्लीकेशन मध्यस्थों के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसल के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? तो 17। आंसर है इसका 17। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो CAIT, अखिल भारतीय व्यापारी संघ। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है जो प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवाएं प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? अमेरिका। औद्योगिकरण के युग के दौरान अमेरिका के मजदूरों ने अन्यायपूर्ण श्रम प्रणाली और शोषक उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उचित मजदूरी, काम के बीच ब्रेक और छुट्टियों की मांग की। 1 मई 1886 के विद्रोह को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। अगला है 5वां क्वेश्चन, 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और वसंत के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शरद और वसंत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1 मई में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया गया और इस वर्ष का अगला संस्करण 26 सितंबर को मनाया जाएगा। उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोल विज्ञान संघ के अध्यक्ष ने 1973 में प्रथम खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? यश। 30 अप्रैल 2020 को यश कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। यश का पूर्ण स्वरूप ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है।
इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके द्वारा सरकार सही निर्णय ले सकती है और संबंध जोखिमों का प्रबंधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? कोयला उद्योग। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU शुरू की है। इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी हो। इससे देश में कोयले के उत्पादन में भी सुधार होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLF-MF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया है। इस योजना में MF का क्या मतलब है? तो म्यूचुअल फंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की जो बैंकों को म्यूचुअल फंड के लिए तरलता सहायता का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। इस योजना को स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। यह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 डेट फंडों को बंद करने के बाद पेश की गई थी। हाल ही में RBI ने सभी बैंकों को इस योजना का लाभ दिया है, चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या अपने स्वयं के संसाधनों को उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? 8 कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्र सूचकांक है। इस सूचकांक में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे चयनित 8 मुख्य उद्योगों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। हाल ही में कोर उद्योग सूचकांक अप्रैल-मार्च 2019-20 की अवधि के दौरान सुर्खियों में था। कोर उद्योगों में 0.6% की वृद्धि दर्ज की, जबकि यह 2018-19 में इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4% थी। 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? अमेरिका। पहल पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी अमेरिका की USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में UGC नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया, जिसने अस्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? 5 साल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नियमों 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया, जिसने 5 साल के आवधिक पदों को अस्थायी पद में बदल दिया। इसके बाद प्रिंसिपल 5 साल के बाद भी सेवा कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाल ही में UGC ने विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और अकादमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बीच नियमित सत्र प्रभावित हो सकते हैं, दिशा निर्देशों के अनुसार फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र सितंबर में शुरू हो सकता है और अगस्त में पंजीकृत छात्रों के लिए सत्र हो सकता है। 12वां क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? 4। भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण
CWMA का गठन वर्ष 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किए? छत्तीसगढ़। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, जो कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या के 14% के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश कुल मजदूरों की 12% संख्या के तीसरे स्थान पर। दोस्तों यहाँ पे जो मनरेगा लिखा हुआ है ना, MNREGRA, ये ना टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट होता है ना। अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहे TS त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र। अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के रूप में सेवारत है। वह सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो इस महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले तिरुमूर्ति ने भारत के विदेशी मामलों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? हेमा भाराली का निधन हो गया दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भाराली का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने 2005 में पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।